जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल वॉर पर। जी हाँ, देखिए, ईरान ने एक इजराइल पर मिसाइल छोड़ी है जिसका नाम है सेजल, और उर्फ करके है इसका नाम स्पर्म। स्पर्म मिसाइल। स्पर्म मिसाइल मतलब शुक्राणु जो पुरुषों के अंदर होते हैं। इसका ये उपनाम क्यों रखा गया और ये चलने के बाद कैसा डायरेक्शन देती है, कैसा देखने में ये कैसा लगता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। और मिसाइल का विश्व में डर कितना है, मीडिया में चर्चा कैसी है, इजराइल कितने दिन लड़ सकता है। ठीक है जी। और ट्रंप इजराइल का साथ छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि इस मिसाइल का इतना डर है, खौफ है, भय है। मिसाइल का असर और ये कार्य प्रणाली, इस पर भी नजर डालूंगा। और फिलिस्तीन के नागरिक को कैसे बर्बाद किया, फिलिस्तीन पर कैसे कब्जा किया है, और कब्जा करने के बाद इसका रिएक्शन ईरान ने कैसे दिया है इस मिसाइल के जरिए। क्योंकि इजराइल ने बच्चों को मारा है और औरतों को मारा है। वहां हजारों के हिसाब से मासूम बच्चों के, निहत्थे मासूम बच्चे, खेलते हुए बच्चों को गोलियों से मारा इजराइल की सेना ने, आईडीएफ ने। उसका मकसद यही था कि फिलिस्तीन पूरा निर्जन हो जाए, खाली हो जाए, और पूरा का पूरा मैं कब्जा कर लूं। और कब्जा वो करता चला आया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ये परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक कैसे है ईरान की मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं ईरान ने ऐसा क्यों किया, इजराइल पर अटैक क्यों किया। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर, या जहां चर्चा ये चल रही है कि परमाणु संयंत्र जहां पर लगा हुआ था परमाणु बम बनाने का, वहां पर इजराइल ने अटैक किया था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नीचे अंडरग्राउंड है, सुरक्षित है। हो सकता है कि परमाणु बम हो या ना हो, या बनने की प्रक्रिया में हो या ना हो, लेकिन जो चीज सामने आई है ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम क्या करता है, चंद सेकंड के अंदर अपनी तबाही मचा देता है। एक सुनिश्चित एरिया के अंदर इसका एक एरिया होता है, जितनी क्षमता के हिसाब से ये तबाही कर सकता है उतना कर सकता है। ठीक है जी। ये परमाणु बम जो है लोहे को पानी की तरह पिघला के उसको राख कर देता है। इतना टेम्परेचर हाई होता है इसको चलाने के बाद, हजारों सेल्सियस डिग्री इसका तापमान उस क्षेत्र पर हो जाता है। सब कुछ तहस नहस, सब कुछ राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता। लेकिन ये मिसाइल जो है इसका असर 1 साल के बाद दिखाई देगा। क्योंकि ना, जी हां, इसका नाम ही स्पर्म क्यों रखा गया है। ये इंसानों को नहीं मारेगी। हो सकता है इसकी चपेट में गिरने से कोई चपेट में आ जाए, लेकिन इसका टारगेट कुछ और है। बहुत ही खुफिया तरीके से इसको बनाया गया है। और ये चर्चा चल रही है कि विश्व के अंदर किसी भी देश के पास ऐसी मिसाइल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर इसका खौफ है, इस मिसाइल का। धीरे धीरे सारे देश जो इजराइल के समर्थन में थे वो पीछे हटते जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप भी ये कह के पीछे हट गए कि हम 10 दिन का या हफ्ते का टाइम ले रहे हैं कि हमें युद्ध में शामिल होना है या नहीं। लेकिन ट्रंप ने और यूएन की जो सेना है, नाटो की जो सेना है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां से इन लोगों ने अपनी सेनाओं को हटाना शुरू कर दिया है इस मिसाइल के भय से। एयरपोर्ट खाली हो रहे हैं, एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गए हैं। जो बंदरगाह में इनके जहाज मिडिल ईस्ट के आसपास समुद्र में मौजूद थे वो भी वापस जा रहे हैं। इतना भय है क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक इस मिसाइल पर रिसर्च कर चुके हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका असर 1 साल के बाद दिखाई देगा। वो असर कैसे दिखाई देगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। मेहरबानी करके आप अंत तक बने रहें। ठीक है। अब मीडिया में चर्चा क्यों है, डर का तो मैंने आपको बता दिया। मीडिया में चर्चा यह है कि ये मिसाइल
जब ये चलती है तो ईरान ने इसके अंदर क्लस्टर बम साइडों में बांध दिए, और ये दिवाली जैसे फुलझड़ी चलती है ना दिवाली के टाइम पे, ये पूरे आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं छिटक छिटक के, ये जो बम छोटे छोटे जो बांधे हैं इस मिसाइल के अंदर। इससे ज्यादा नुकसान फौरी तौर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 साल के बाद इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद, इस वीडियो को आप जरा गौर से सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। देखिए, ये एक तरीके की अलग ही तकनीक है। ये इंसानों को नहीं मारती, इंसान के वंश को मिटा देती है, आने वाले वंश को। ठीक है जी। मीडिया में चर्चा ये है कि ये जब ये मिसाइल के अंदर ये क्लस्टर बम जो बांधे थे वो क्लस्टर बम नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे जो बम के आकार में जो है ऊपर आसमान में जो जलते हैं छोड़ते टाइम पे, अपने एक निर्धारित एरिया में चारों तरफ फैल जाते हैं और वहां से फटना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो रेडिएशन है वो आसपास के क्षेत्र में हवा में घुल जाता है। ठीक है जी, घुल जाता है। मैं अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसका असर क्या होगा। ये असर के बारे में अभी आपके पास आ रहा हूं। इजराइल कितने दिन लड़ सकता है? इजराइल अब नहीं लड़ सकता। हफ्ता या 10 दिन का ही उसके पास हथियार, गोला बारूद और मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर वगैरह है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। हालांकि तेल अवीव और कई शहर जो ऐसे हुए हैं जो खंडर हो चुके हैं ईरान की एयर स्ट्राइक में, मिसाइलों के जरिए। वहां की जनता बहुत परेशान हो गई है। जिस तरीके से 1% भी परेशान नहीं हुई जितना 99% फिलिस्तीन और गाजा के लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं। मासूम बच्चों को मारा गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों, खेलते हुए मासूम बच्चों को गोलियों से उड़ाया है आईडीएफ ने। और अब इजराइल को मानवाधिकार याद आ रहा है, कह रहा है कि वो ईरान हमारे नागरिकों के ऊपर बम बरसा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, ट्रंप इजराइल का साथ छोड़कर भागे हैं इसी मिसाइल के भय से, जैसा कि मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। क्योंकि अब उन्हें यह भय सता रहा है कि ये मिसाइल कहीं अमेरिका या इजराइल के समर्थन करने वाले देशों की तरफ अगर ये मिसाइल मोड़ दी गई तो परमाणु बम तो कुछ पल के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही ये तबाही दिखाएगा, लेकिन इस मिसाइल का असर 1 साल के बाद शुरू होगा। इसकी कार्यप्रणाली क्या है? जब ये छोड़ा जाता है, इसके अंदर क्लस्टर बम की तरह जो मीडिया में चर्चा चल रही है कि क्लस्टर बम बांध दिया, वो क्लस्टर बम नहीं है। वो खास तौर से एक तरीके का इसके अंदर वायरस है। वो वायरस क्या है अभी आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन ये जब छिड़कते हैं चारों तरफ, मीडिया में चर्चा है कि पूरा आसमान लाल हो जाता है फुलझड़ी की तरह। वो फुलझड़ी की तरह ही होता है, वो आपस दूर एरिया में जाके फटते हैं। ठीक है, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा, इसका स्पर्म मिसाइल जो नाम रखा है, सेजल नाम है लेकिन उपनाम इसका स्पर्म है। छोड़ने के बाद ये शुक्राणु, जो पुरुषों के अंदर प्रजनन क्षमता के जो कीटाणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनका आकार जो है वो बिल्कुल शुक्राणुओं की तरह ही है। आसमान में साफ नजर आ रहा है कि शुक्राणुओं के आकार का कुछ बना है इसको छोड़ने से। और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि ये बहुत घातक है। उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि अब ये वंश मिट जाएगा इजराइल का, या जो इसका साथ देगा ये मिसाइल उस तरफ भी मुड़ सकती है। इसका असर ये होगा कि जब ये क्लस्टर बम नाम जो दिया गया है मिसाइल के अंदर जो बांधे गए हैं साइड में, जब ये छूटते हैं तो एक तरह का वायरस जो हवा में फैलता है, और हवा के जरिए जो पुरुष जो सांस लेंगे उस क्षेत्र के, वो नपुंसक हो जाएंगे। उनकी कार्य क्षमता जो है, प्रजनन शक्ति जो है, वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। आगे बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि इजराइल ने वही किया था। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों के साथ निर्जन फिलिस्तीन चाह रहा था कि पूरा का पूरा क्षेत्र मैं कब्जा कर लूं, और पूरा क्षेत्र मैं कब्जा कर लूं और फिलिस्तीन के लोग मारे जाएं, उनको मैं मार दूं। और यूएन और नाटो के लोग ये सब देख रहे थे,
उन्होंने अपने, अगर कोई इस बमबारी का अगर कोई विरोध कर रहा था तो ये नाटो के जंगी बेड़े और जो वॉरशिप जो होते हैं वो समुद्र में लाके खड़े कर दिए कि इजराइल को ये ऑर्डर दिया कि तू मार, मैं देख रहा हूं, मैं रोक रहा हूं जो दूसरा आने वाला है। और आज ये खुद ही लोग ये पीछे हट गए हैं। ठीक है जी। फिलिस्तीन के नागरिकों को नेस्तो नाबूद करने का प्लान था, लेकिन ईरान ने इसका तोड़ निकाल दिया। वो जान से नहीं मारेगा, खत्म नहीं करेगा, बम से नहीं उड़ाएगा, गोली से नहीं मारेगा। ठीक है, इस स्पर्म मिसाइल के जरिए उनकी प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा, जिससे कि आगे उनका वंश ना बढ़े। इजराइल के लोग अब बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं बचेंगे, इतना भय है। क्योंकि सारे देशों को पता लग गया है, रिसर्च हुई है कि अब ये बहुत खतरनाक है। अब इजराइल का साथ देना ठीक नहीं है। अगर इजराइल का साथ दिया तो हमारे देश का सत्यानाश ही समझ लो। क्योंकि परमाणु बम एक अलग चीज है और स्पर्म मिसाइल जो है वो बहुत खतरनाक है। वो आगे भविष्य को तहस नहस करेगी, बर्बाद करेगी। देखिए, इजराइल ने फिलिस्तीन पर उसका ये जो कब्जा था 1946 में, आप नक्शा देख सकते हैं 1946 में, हरे कलर में जो आ रहा है, 1946 में ये फिलिस्तीन था। 1947 में जब यूएन ने फिलिस्तीन में शरण देने के लिए फिलिस्तीन पर दबाव बनाया, इजराइल को शरण दे दो, इजराइल यहूदियों को, तब ये नक्शा 1947 में आप देख लीजिए। उसके बाद 1949 से 1967 तक इजराइल ने ज्यादती करके कितना फिलिस्तीन को दबाया और कितनी उसकी जमीन हड़पी है, आप ये नक्शे में देख सकते हैं। अब 2008 को ले लीजिए, 2008 में ये नक्शा कैसा है, सब कुछ आप समझ जाएंगे। ये हड़प नीति नेतन्याहू और इजराइल की, यहूदियों की, ये खुद इस चीज को, इन्होंने कंट्रोवर्सी को पैदा किया है। आज ये भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं। और इनको उकसाया था यूएन और नाटो देशों ने, पश्चिमी देशों ने, जिनने उकसाया वो खुद पीछे हट गए कि अब उनका नेस्तो नाबूद होना भी अब पक्का है। इसलिए समय से पहले उन्होंने अपनी सेना को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। यह है स्पर्म मिसाइल, जो शुक्राणुओं को प्रभावित करेगी, प्रजनन शक्ति को खत्म करेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।